छोटे शेयर ऊंची छलांग, इसमें हम दर्शकों के सवाल लेते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ उनको रणनीति बनानी चाहिए, क्योंकि पोर्टफोलियोज में काफ़ी लॉस चल रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक सवाल और लेता हूं प्रशांत सर से। प्रशांत सर, स्विगी का जो शेयर है वो लिस्ट हो गया है और 13% ऊपर है। क्या करना चाहिए स्विगी वर्सेस जोमेटो? अब तो दोनों ही आपके सामने हैं कंपैरिजन के लिए, क्या करें? आई थिंक हमने महीने भर पहले इसके ऊपर कंपैरिजन डिस्कशन भी किया था सेम शो पे। जी। स्विगी और जोमेटो इंडस्ट्री में लीडर्स हैं। ऑब्वियसली दे विल बी लीडिंग दिस क्विक कॉमर्स और फूड डिलीवरी बिजनेस, वेरी स्ट्रॉन्ग और वेरी फास्ट ग्रोइंग सेक्टर है। पैसा बनाने के मामले में जोमेटो ऑलरेडी प्रॉफिटेबल में आ चुका है और स्लोली स्लोली इंप्रूवमेंट में हो रहा है स्विगी। और जिस तरीके से आईपीओ का पैसा जब उनको मिलता है तो वो जब वो डिप्लॉय करना चालू करेंगे, ये जो उनके जो स्टोर्स है, डार्क स्टोर्स है, वहां पे डालेंगे तो आई थिंक इंप्रूवमेंट आ जाएगा। थोड़ा सा स्लो मोमेंटम में दे कैन बी मैचिंग जोमेटोस वैल्यूएशन। तो मुझे लगता है एक साल के व्यू से मुझे लगता है कि स्विगी को यहाँ पे अकोमोडेट करना चाहिए। ऐसे मार्केट में भी जो अजम्पशन था कि शायद फ्लैट और नेगेटिव लिस्टिंग हो सकता है, उसमें भी ये 10 से 12% का ऊपर ऊपर आना, तो मुझे लगता है कि इट इज रियली सरप्राइज फॉर द मार्केट। सर ये भी बोलता है कि ऐसे बिजनेसेस पे इन्वेस्टर्स रिस्क लेने के लिए तैयार है। जिस तरीके से एक्सपीरियंस हुआ था जोमेटो में, जो 76 में आया, फिर 140 हुआ, 140 हुआ। जो भी जोमेटो ने मिस्टेक्स किए हैं, स्विगी ने अच्छे से उसको ऑब्जर्व किया हुआ है एंड दे मे नॉट रिपीट दिस काइंड ऑफ मिस्टेक्स। तो आई थिंक दैट विल बी लेसन फॉर स्विगी एंड स्लोली उसको इंप्रूवमेंट करके दे विल बी मैचिंग नियर टू दी जोमेटो वैल्यूएशंस। तो यस, रिस्क है बिकॉज लॉस बुक में है, तो शायद लॉस ऊपर नीचे हो सकता है 1-2 क्वार्टर के लिए। पर जिस तरीके से पैसा डिप्लॉय होगा, स्लोली उसके मार्जिन बेटर हो जाएंगे। ओवरऑल रेवेन्यू में दोनों सिमिलर हैं, वैल्यूएशन में सिर्फ 50 to 60% डिस्काउंटेड टू जोमेटो है, तो दैट इज ए गुड क्वेश्चन फॉर ए न्यू इन्वेस्टर्स टू टेक रिस्क अगेन। तो मुझे लगता है आई एम पॉजिटिव ऑन दी स्विगी फॉर लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में यू विल गेट लॉट ऑफ वोलेटिलिटी। तो सर, जिनको लिस्टिंग गेन मिल रहे हैं वो प्रॉफिट बुक कर लें आज? देखो, लिस्टिंग उन्होंने जो डाला हुआ है वो रिस्क लेके ऑलरेडी जा चुके हैं, तो रिस्क लेके बैठे हुए हैं, तो दे कैन कीप देयर स्टॉप लॉसेस टू देयर आईपीओ प्राइस। बाकी उसको होल्ड करना चाहिए। ठीक है, आईपीओ प्राइस का स्टॉप लॉस ले लें और बने रहें। लेकिन उसमें ये देखना होगा कि वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है आज आईपीओ जब लिस्ट होता है, तो उस दिन तो ये थोड़ा ध्यान रखें। कुछ और दर्शक जो कि अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उनके सवाल लेते हुए चलते हैं। अब्दुल क़याम जी का सवाल है एनएफएल पर। सर, 148 रुपये के इन्होंने ये लिए हुए हैं और एनबीसीसी पर 122 रुपये के लिए हुए हैं। स्टॉक बहुत नीचे चले गए हैं, क्या करना है? एनएफएल में मुझे लगता है अभी भी वीकनेस बाकी है। 100 के आसपास या 100 के नीचे भी जाने की यदि कोशिश करेगा तो वन हैज टू वेट टू बाय मोर ऑन द डिप्स। पर टाइम बीइंग तो ट्रेंड बहुत नेगेटिव है और मार्केट्स के ट्रेंड भी, मूड भी खराब है। तो आई थिंक वेट एंड वॉच, बाय मोर बिलो 100। जी। एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर, सर अर्जुन सिंह जी का सवाल है, क्या करना चाहिए इसमें? See, I have visited the plant और उनकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स भी देखे हुए हैं। मैनेजमेंट इज रियली स्ट्रांग। मुझे लगता है कि ये अगला एलएनटी होने की कोशिश करेगा। बस जो ओनली थिंग इज द पेरेंट नेम विच इज शाहपुर पुरंजी। तो मुझे लगता है कि वहां पे थोड़ा नेगेटिविटी आएगा। बट इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, अगर मैं स्टैंड अलोन बिजनेस देखता हूँ एफकॉन कंस्ट्रक्शन का, दे आर डूइंग रियली ग्रेट। बहुत क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स को वो बनाते हैं और उसको एग्जीक्यूट करते हैं, और वो भी बिफोर टाइम। आज तक जो भी उन्होंने प्रोजेक्ट्स लिए हुए 6 महीने से 1 साल का बिफोर टाइम में एग्जीक्यूशन किया हुआ है। दैट शोज द कैपेबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट एंड द इंजीनियर्स दे आर वर्किंग इन अफकॉन। लॉन्ग टर्म के लिए बाय होल्ड ऑन एवरी डिप। जी। एक हमारे दर्शक हैं राजीव जी, वो पूछ रहे हैं किर्लोस्कर न्यूमेटिक के शेयर पर कुछ राय दें सर। किर्लोस्कर एज ए फंडामेंटल मैं उसको स्ट्रैक नहीं करता हूँ, बट किर्लोस्कर न्यूमेटिक सर पी साइलेंट होगा इसमें, आई थिंक। भाव 1500 के आसपास है। जी बिल्कुल, 1530। आई थिंक टेक्निकली व्यू दे सकता हूँ, अभी भी प्रेशर बाकी है। इट कैन कम अप टू 1500 या 1480, ये लेवल तक ये स्टॉक आ सकता है। उतना कुछ हाई वॉल्यूम स्टॉक्स नहीं है, मतलब ज्यादा उस पर फोकस होता नहीं है। बट यस, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग फॉर लॉन्ग टर्म, बट शॉर्ट टर्म के लिए यू विल हैव सम प्रेशर अप टू 1480 1450। जी। एक हमारे दर्शक हैं, रेगुलर व्यूअर हैं, अंबर सिंगा जी, वो बोल रहे हैं इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग इस लेवल पर एवरेज करना चाहिए क्या? बाइंग प्राइस इनका 178 है, 6 से 8 महीने के लिए रख सकते हैं सर? टेक्निकली क्या करें, क्योंकि रिजल्ट्स तो आ गए थे, रिजल्ट्स के बाद काउंटर थोड़ा सा पिट भी गया। थोड़ा सा ये हाई रिस्क हाई रिटर्न कैटेगरी स्टॉक है। बाइंग ऑन एवरी डिप इज नॉट अ गुड स्ट्रेटेजी। वी हैव टू वेट एंड वॉच कि ये स्टॉक फिर से कहां पे सेटल होता है।
देखो मैं बोल रहा हूँ अगर ऑलरेडी ले चुके हैं तो स्टॉप लॉस 36 का रख के इसको होल्ड रखिए। 36 इज द वर्स्ट लेवल, अगर इससे भी नीचे आ जाए तो स्टॉक कैन गो बैक टू डबल डिजिट, जो 70 80 या 90 तक भी जा सकता है। तो मुझे थोड़ा सा हाई रिस्क काउंटर है, अगर इतना बड़ा रिस्क लेना नहीं है तो ये लेवल पे आप एग्जिट कर सकते हो। 146 इज ए गुड रेट फॉर यू। आपका लॉस थोड़ा हो रहा है बट अगेन गुड रेट टू एग्जिट। अगेन अगर किसी को लेना ही है तो 120 120 130 के आसपास अगर आता है तो फिर वहां पे रिस्क ले सकते हैं। जी, तो यहाँ पर आपको राय मिल गई होगी। समीर सैनी जी का सवाल है, ये सवाल नहीं है, ये तो अपनी राय दे रहे हैं कि जब तक फाइनेंस मिनिस्टर चेंज नहीं होती हैं तो ऐसे ही मार्केट गिरेगी। ये बिल्कुल अलग बातें हैं। जब मार्केट चलती है तब हम उन्हीं फाइनेंस मिनिस्टर को क्रेडिट देते हैं, और जब मार्केट गिर जाती है तो ये इट्स ए पार्ट ऑफ मार्केट, इसमें फाइनेंस मिनिस्टर रोज़ रोज़ कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है समीर सैनी जी का। ये बार बार अपने सवाल भेज रहे हैं, और मैं आई विल रिक्वेस्ट कि इस तरह के सवाल ना भेजें, आप अपने शेयरों से रिलेटेड सवाल भेजें, अपनी राय ना बताएं ज़्यादा। यहाँ पर एक दर्शक हैं धर्मेंद्र कुमार जी, सुजलॉन में क्या करें सर, 60 रुपये 20 पैसे पर आ चुका है, इनके पास 16,000 शेयर हैं। सुजलन आई थिंक अगेन लॉन्ग टर्म स्टोरी बहुत अच्छा है। रिसेंटली अगर आप देखोगे ये ओवरसोल्ड पोजीशन में जाने की कोशिश कर रहा है, 2 दिन में भी ओवरसोल्ड पोजीशन में जा चुका है। अकुमुलेशन रेंज बेस्ट कैन बी एनीवेयर बिटवीन 50 रुपीज, मुझे लगता है 50 रुपीज कैन बी ए गुड लेवल। वहां से नीचे आता है तो और नेगेटिविटी हो सकता है, बट अगर 50 के आसपास अगर मुझे लगता है कि यहाँ से बाउंस बैक देगा। बट यस स्टोरी इज लॉन्ग नॉट फॉर शॉर्ट टर्म के लिए। तो अगर 50 के आसपास अगर रिस्क लेना है तो या एवरेज भी कर सकते हो या फ्रेश बाइंग भी कर सकते हो। जी, एक हमारे साथ दर्शक भी जुड़े हैं, अमन वर्मा जी हैं। वर्मा जी हाय, गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल। कमल जी सर मेरे पास इंजीनियर्स इंडिया है, 106 शेयर है, 270 पे ले रखे हैं। जी, इंजीनियर्स इंडिया सर, इन्होंने 270 के भाव के लिए हुए हैं, और शेयर में तो प्रेशर देखने के लिए मिल ही रहा है सर, क्या करें? कमल जी गुड मॉर्निंग, बट मुझे लगता है टाइमिंग थोड़ा करेक्शन अभी बाकी है इसके अंदर। 160 170 के रेंज तक भी ये स्टॉक आ सकता है, मुझे लगता है वहां तक आपका पेशेंस बरकरार रखना चाहिए। स्टोरी इज गुड फॉर लॉन्ग टर्म बट यस द स्टॉक इज रियली स्लो टू मूव। वैल्यूएशन वाइज बहुत एक्सपेंसिव था जब आपने लिया था 260 270 के आसपास। इट वाज नॉट ए राइट टाइम टू बाय, बट वहां पे जो स्टोरी बन रही थी वो टाइम पे 300 320 के हिसाब से लोग बात कर रहे थे बिकॉज ऑफ द मार्केट मूड। बट टाइम बीइंग मार्केट मूड इज डिफरेंट जब आपने बाई किया था और आज की तारीख में, और 160 170 तक भी स्टॉक आ सकता है। वो लेवल पे थोड़ा सा एवरेज आउट कर लो विद स्टॉप लॉस ऑफ 150 यहाँ से। तो मुझे लगता है कि अगर 1 से 2 साल का व्यू यहाँ से भी रहेगा तो आप थोड़ा एटलीस्ट आपका कॉस्ट रिकवरी करने की कोशिश कर सकते हो, बाकी उसके बाद देखते हैं। जी, एक हमारे दर्शक हैं वो मोतीलाल ओसवाल पर सवाल पूछ रहे हैं, इनके पास कुछ शेयर हैं सर 594 के, पूछ रहे हैं प्रॉफिट बुक कर लें या लॉन्ग टर्म के लिए रखें, 5 साल इनका लॉन्ग टर्म है। सर 5 साल में तो टॉम डिक एंड हैरी एवरीथिंग विल परफॉर्म, तो व्यू बहुत अच्छा है उनका। बट अगेन फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग, बिजनेस भी अच्छा है, मॉडल भी अच्छा है, ब्रोकिंग कंपनी भी है, म्यूचुअल फंड भी है, आगे जाके शायद म्यूचुअल फंड बिजनेस को लिस्ट भी कर सकते हैं, डीमर्ज भी कर सकते हैं, बहुत सारे स्टोरीज बनेगा। राइट लेवल टू बाय वुड बी एनीवेयर बिटवीन 800 मेरे हिसाब से। मुझे लगता है कि आगे जाके जो अगले 6 महीने का जो मार्केट ट्रेंड है बहुत ही स्टेबल, न्यूट्रल और वॉलेटाइल ये रहेगा। तो मुझे लगता है कि नया इन्वेस्टर्स इमीडिएटली एग्रेसिव ट्रेड्स करेंगे नहीं, तो ब्रोकरेजेस बिजनेस से ज्यादा उसमें बिजनेस बनेगा नहीं। एज ए ब्रोकरेज बिजनेस मार्केट जितना वॉलेटिलिटी होती है, नए कस्टमर्स आते हैं तो वो अपना ट्रेड्स करते हैं। बट अभी टाइम बिंग मुझे लगता है अगले 3 से 6 महीने के लिए मार्केट्स विल बी वेरी मच इन ए डल मूड, तो उतना वॉलेटिलिटी आएगी नहीं। ग्लोबली लॉट ऑफ बिग इवेंट्स हैव ऑलरेडी कम आउट एंड वो हो चुका है, फिर सिर्फ डोमेस्टिक इवेंट्स ही बाकी है। जिस तरीके से छोटे मोटे इलेक्शंस आएंगे, महाराष्ट्र का आएगा, तो वो थोड़ा वॉलेटिलिटी बढ़ जाएगी। 5 years इज ए गुड व्यू बट राइट लेवल वुड बी 800 के आसपास। जी, एक हमारे साथ दर्शक भी जुड़े हैं, मोहित जी हैं लुधियाना से। मोहित जी गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी गुड मॉर्निंग जी। जी मेरे पास एनएमडीसी के 136 के प्राइस पे 500 स्टॉक्स हैं, तो साथ ही मुझे एनएमडीसी स्टील भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिले हैं अगेंस्ट डीमर्जर। बिल्कुल, तो 2 साल के लिए होल्ड कर सकता हूँ दोनों को। ठीक है प्रशांत सर, एनएमडीसी जिसमें कि बोनस भी आया, 1 शेयर पर 2 शेयर का अनाउंसमेंट आया था, रिजल्ट्स आए थे, रिजल्ट एक्सपेक्टेशन मार्केट की थोड़ी ज़्यादा थी, उससे थोड़े से कम थे, लेकिन ग्रोथ थी दोनों में, रेवेन्यू में भी थी, प्रॉफिट में भी थी। काउंटर कल फ्लैट था।
मतलब मैंने जब शो कर रहा था तब तो ये फ्लैट ही चल रहा था, लेकिन कल मार्केट जब बंद हुआ तो उस समय मैंने नहीं देखा है, 230 के आसपास चल रहा था, अभी 224 आ गया, तो बिल्कुल कल गिरा है एनएमडीसी का भी शेयर। और एनएमडीसी स्टील जो इनको डिमर्जर में फ्री में मिले हैं, उसमें क्या करें? कल उसके भी नतीजे आए थे, वो शायद खराब आए थे नतीजे। देखो दोनों स्टॉक्स रखने लायक है, बट नॉट टू बाय एट दिस लेवल्स अगेन। मुझे लगता है एनएमडीसी फिर से 210 200 तक भी ये स्टॉक आ सकता है। जैसे कि उनका व्यू ऑलरेडी 2 साल के लिए है, तो मुझे लगता है कि 2 साल में दे कैन एटलीस्ट गेट ए गुड 20-25% ग्रोथ फ्रॉम दीज लेवल्स। बट यस, इट शुड बी बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी। एनएमडीसी हो, एनएमडीसी स्टील हो, ऑब्वियसली स्टील का जो उनका फ्री में मिला हुआ है, तो आई थिंक इट विल बी बेटर फॉर लॉन्ग टर्म। बट टाइम बीइंग जो एनएमडीसी मेन शेयर है, पेरेंट शेयर है, मुझे लगता है 200-210 के आसपास आ सकता है, और वहां पे उनको थोड़ा सा एवरेज आउट करना चाहिए, बिकॉज 2 साल का व्यू बहुत अच्छा व्यू है एंड लॉन्ग टर्म इट इज गुड फॉर इन्वेस्टर। बिल्कुल सर, एनएमडीसी स्टील के लेकिन नतीजे काफ़ी ख़राब आए हैं। 1500 करोड़ का इनका रेवेन्यू आया और 595 करोड़ का लॉस है। और जब से कंपनी शुरू हुई है सितंबर 2023 से, तब से इनके लॉस ही चल रहे हैं, और लॉस कम नहीं हो रहे, इनफैक्ट अभी बड़े ही हैं। 547 करोड़ का लॉस इनका जून में था, 595 करोड़ का लॉस अभी है, और 131 करोड़ का लॉस इनका सितंबर 2023 में था, जब इन्होंने पहली बार अपने नतीजे देने शुरू किए थे। देखो, इनका जो डीमर्जर का जो रैशनल था कि इसको डीमर्जर करके उसको इंप्रूवमेंट लाना, बट टाइम बिंग वो इंप्रूवमेंट दिख नहीं रहा है, थोड़ा उसमें रिस्की है ये। बट इन्वेस्टर्स के लिए तो वो डिफॉल्ट बाय डीमर्जर उनको मिल चुका है, तो आई थिंक दे हैव टू होल्ड इट। बट द रैशनल ऑफ डीमर्जर वाज रियली ए गुड स्टोरी, बट उसको बनने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, तो उसको टाइम देना चाहिए। और इन्वेस्टर ऑलरेडी 2 साल देने की ऑलरेडी कमिटमेंट ले चुका है, तो मुझे लगता है 2 साल में दे विल बी गेटिंग गुड बेनिफिट आउट ऑफ द डीमर्जर स्टोरी। अगेन द पेरेंट कंपनी पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, बिकॉज ज्यादा वैल्यूएशन वहां पे मिल रहा है, तो 200 वुड बी अ गुड लेवल टू बाय द पेरेंट कंपनी एनएमडीसी। जी, अब हमारे साथ दूसरे खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ आईडीबीआई कैपिटल के टेक्निकल एंड डेरिवेटिव हेड जुड़ चुके हैं, मिस्टर ब्रिजेश एल जी। ब्रिजेश सर, हाय, गुड मॉर्निंग। Hi, morning, Vivek. हाय ब्रिजेश, हाउ आर यू? Yeah, good. Hi. Tapse, you're looking good. या वी आर मीटिंग इट फॉर लॉन्ग टर्म। मतलब विवेक जी, हम शायद 2-3 साल पहले इमेजिका में मिले थे कोई कॉमन फ्रेंड के साथ, और आज हम लोग मनी नाइन में मिल रहे हैं। सर, अब तो सारे एनालिस्टों के पास टाइम होगा, अब तो सारे हम लोग मिल ही सकते हैं 3:30 के बाद, क्योंकि कुछ काम तो है नहीं। वैसे भी 3:30 तक भी ज़्यादा काम नहीं है क्योंकि मार्केट तो रोज़ सुबह देखो तो रेडी होता है, और पोर्टफोलियो सभी के डाउन है, तो राय ज़्यादातर लोगों की यही रहती है, या तो होल्ड कर लीजिए अगर पेशेंस है, या पोजीशन बचाने की क्षमता है, नहीं तो स्टॉप लॉस लगा लीजिए, स्टॉप लॉस कटेगा तो ठीक है। लेकिन आज की तारीख में मुझे लगता है कि एनालिस्ट को थोड़ा वैल्यू मिल रहा है। दे आर पीपल आर टॉकिंग टू एनालिस्ट कि अब क्या करें। इतने दिन तो खुद ही अपना ट्रेड चला रहे थे, बट नाउ दे आर वैल्यूइंग अस कि यार आपसे क्या करना चाहिए टेक्निकली, फंडामेंटली पीपल आर आस्किंग, सो द वैल्यू ऑफ एनालिस्ट इज कमिंग आउट। एग्जैक्टली ये भी अच्छी बात है। ब्रिजेश सर, कैसे देख रहे हैं सर, ये कब तक चलेगा सिलसिला? कहाँ कोई सपोर्ट वपोर्ट दिख रहा है सर निफ्टी का? रोज सुबह उठो और देखो कि पिटते हुए। अगर सपोर्ट्स की बात करें तो डेफिनेटली मेरा एक मानना था कि जो 23,800 का जो लो बना था इनिशियली, तो एटलीस्ट टाइमिंग के लिए मुझे लग रहा था शायद प्रोटेक्ट कर सकता है। अभी भी मुझे लग रहा है कि ये जो 23,800 का जो लेवल है आज, हालांकि ये लेवल्स में हमने एक ब्रेकडाउन देखा है कि अभी जो 23,700 के आसपास ट्रेड कर आज इंडिया विक्स पे अगर आप ध्यान दोगे तो उसमें वॉलेटिलिटी फिर से बढ़ गई, जो हालांकि 14 साढ़े 14 के आसपास आने की तैयारी कर रहा था, फिर से इंडिया विक्स 15.5 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। मेरा मानना है कि जब तक ये वॉलेटिलिटी इंडेक्स में सेटल डाउन नहीं होता है, तब तक बॉटम बनना थोड़ा मुश्किल है। 200 दिन के मूविंग एवरेज की बात करते हैं जो 23,500 के आसपास है, तो मोटा मोटी उसके आसपास आने की उम्मीद है। ऑलमोस्ट हम अभी 11.5% की करेक्शन ऑल टाइम हाई से देख चुके हैं। सेंटिमेंट डायरेक्शनल व्यू नेगेटिव रहेगा, पुल बैक की उम्मीद कर रहे हैं हम लोग फिलहाल। तो जो भी है ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, पोजिशनल ट्रेड्स के लिए अभी भी वो कंफर्मेशन नहीं है। हमें समझना होगा कि किस तरह से 23,500 के आसपास आके इंडेक्स का क्या बिहेवियर होता है। वही चीज आप बैंक निफ्टी के ओर से देखो तो बैंक निफ्टी में हालांकि वो मेजर ब्रेकडाउन अभी तक आया नहीं। अब होगा कि क्या बैंक निफ्टी में कि अगर ब्रेकडाउन आता भी है तो वो फॉल्स ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन होने के चांसेस काफी ज्यादा है। तो वेट एंड वॉच वाला सिनेरियो रहेगा। जो भी इन्फ्लेशन के नंबर्स आ रहे हैं या फिर जो भी फंडामेंटल आउटलुक जो भी हमें समझ में आ रहा है,
थोड़ा सा और पेन लग रहा है मुझे नवंबर में भी, तो एक्सपायरी तक तो मुझे नहीं लग रहा था कुछ बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। बस यही उम्मीद है कि एक बार 23,500 के आसपास एक बार मार्केट सपोर्ट लेता है, थोड़ा सा यहाँ पे ब्रीदर मिल जाता है और थोड़ा बाउंस देखते हैं। तो अगर जो भी लोग जो थोड़े फंसे हैं, अगर उनको एक एग्जिट अपॉर्चुनिटी मिलती है तो सही रहेगा। बिल्कुल, पहले 23,800 था, अब 23,500 हो गया बिल्कुल। और अब तो 23,500 में ज़्यादा दूरी भी नहीं बची है, 200 पॉइंट ही बचा है। आज नहीं तो कल ये भी हो ही जाएगा, तो जिस तरह से चल रहा है मार्केट। लेकिन प्रशांत सर, आपकी रडार पर कोई ऐसे मार्केट में भी हैं शेयर जो कि लगता है कि इनको लेकर रख लेते हैं कि इनमें रिस्क का में रिटर्न मिल जाएगा ज़्यादा? तो मैंने दो पिक्स मैंने लिए हैं। एक तो भारतीय एयरटेल पे बहुत फोकस्ड हूँ मैं, फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है, जिस तरीके से वो सेक्टर में स्ट्रांगली खड़ा है इन टर्म्स ऑफ नो अगेंस्ट दी ऑल दी नेगेटिविटी इन दी वोडाफोन आइडिया हो या जो एडीआर इश्यूज है, इससे जो भी है, भारतीय एयरटेल आई थिंक फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है। 2000 प्लस कैन बी ए टारगेट फॉर ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, और ये लेवल पे अगर किसी को अक्यूमुलेट करना है वेरी स्मॉल 40-50 रुपीज का स्टॉप लॉस के हिसाब से यहाँ पे खरीद सकते हैं। फंडामेंटली आज के तारीख में आपको फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज और ऑल टाइम हाई से अगर 20-30% नीचे मिल रहा है, दैट शुड बी ए गुड स्टॉक टू अक्यूमुलेट नाउ से, बिकॉज जस्टिफिकेशन फंडामेंटली मिल जाता है। सेकंड स्टॉक वुड बी अगेन आईटीसी, अगेन देयर इज नो प्लेस टू हाइड इन द मार्केट बेटर देन आईटीसी। अगेन यहाँ पे डाउनसाइड बहुत लिमिटेड लग रहा है मुझे फंडामेंटली। टेक्निकली मुझे लगता है कि ये जो 20 या 30 रुपए का स्टॉप लॉसेस यहाँ पे मेंटेन करना चाहिए, जिसको डिसिप्लिन वे में टेक्निकल से जाना चाहिए। बट टेक्निकली अगेन टारगेट 500 प्लस का भी मुझे लग रहा है यहाँ से शॉर्ट टर्म में मिल सकता है। बट अगेन लॉन्ग टर्म स्टोरी इज स्टिल रिमेनिंग, बहुत सारे डीमर्जर स्टोरीज आने हैं। आईटीसी इंफोटेक का भी शायद मुझे लगता है हेडलाइंस बनने वाला है अगले 6 महीने के अंदर। तो आईटीसी, दीज टू स्टॉक्स कैन बी ए बेस्ट स्टॉक इन दिस सेलिंग मार्केट। बिल्कुल, तो आईटीसी और भारती ये दो काउंटर दिग्गज शेयर हैं अपने अपने सेगमेंट की, यहाँ पर बाय करने की सलाह। और ये आप अपने पोर्टफोलियो को शिफ्ट कर सकते हैं अगर बाय नहीं कर सकते तो। जहाँ पर आप थोड़ा पेन फील कर रहे हैं वहाँ से थोड़ा सा शिफ्ट कर सकते हैं अपना अमाउंट, और यहाँ पर आपको पेन कम मिलेगा और रिटर्न की उम्मीद थोड़ी ज़्यादा बेटर रहेगी। प्रशांत सर, आप हमारे साथ जुड़े। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपना प्रीशियस टाइम दें। थैंक यू फॉर हैविंग मी। अ प्लेजर सर। ब्रिजेश सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रिजेश सर, सवालों का सिलसिला में चला रहा था, काफ़ी दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अपने सवाल पूछ रहे हैं। एक हमारे दर्शक हैं सर, पंजाब नेशनल बैंक पर सवाल पूछ रहे हैं। इनके पास 116 रुपये के कुछ शेयर पड़े हुए हैं। ब्रिजेश सर, रिलेटिवली जब से रिजल्ट्स आए हैं ये काउंटर स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मार्केट नहीं चल रहा, इसलिए शेयर नहीं चल रहा। क्या करें सर पीएनबी पर? तो मुझे लग रहा है पीएनबी और पीएनबी बैंक, इन दोनों में ही थोड़े से, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, दोनों में थोड़े से स्ट्रेंथ है मार्केट में। सो आई थिंक पोजिशन अगर वो होल्ड कर सकते हैं, मुझे लग रहा है कि इसमें एक बाउंस की उम्मीद कर सकते हैं। जब भी एक बार मार्केट सेटल होता है तो ये करीब करीब 115 120 के आसपास इसमें एक बाउंस वाला जो अपॉर्चुनिटी है मुझे दिखाई देता है। तो पोजिशन होल्ड करें। एक डेफिनेटली 120 तक का एक बाउंस आपको देखने को मिलेगा, इसमें पोजिशन होल्ड करना चाहिए। जी, एक हमारे दर्शक हैं वो उदयपुर सीमेंट पर पूछ रहे हैं सर, अमित अरोड़ा जी हैं, ये पूछ रहे हैं कि कुछ बताइए सर, 40 रुपये 82 पैसे के खरीदे हुए हैं, क्या रुकना चाहिए या एवरेज करना चाहिए इस काउंटर को? उदयपुर सीमेंट, ये सर आई थिंक बीएससी में ही लिस्टेड था, मैं बता अच्छा। देता हूँ आपको। उदयपुर सीमेंट वर्क्स के नाम से आता है, 28 रुपये, नहीं एनएससी में भी है सर। हाँ, उदय सीमेंट के नाम आई से। सीमेंट, यस। राइट 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 राइट। 28 रुपए पे ट्रेड कर रहा है सीमेंट। आई थिंक सीमेंट स्टॉक्स पे हालांकि काफी सारे डिमांड के चलते काफी स्लो डाउन देखने कुछ अपडेट्स आ रहे थे। तो मुझे लग रहा है ये इसका जो मार्केट कैप है, जिस हिसाब से इसमें एक काफी छोटा कंपनी है, नंबर्स की अगर बात करें तो लॉस में शायद चल रहे, उसी के चलते इसमें इतने शायद नहीं हो रहा है। बाउंस बैक की उम्मीद कर सकते हैं, ओवरसोल्ड में है ये स्टॉक, एवरेज ना करे। बाउंस बैक की भी अगर बात करें तो 34 के आसपास अगर अपॉर्चुनिटी मिलता है तो एक बार इसमें एग्जिट कर लेना चाहिए। जी, एक हमारे दर्शक हैं वो पूछ रहे हैं आईआरएफसी पर सर, इनके पास 181 रुपये के 250 शेयर हैं, क्या करना चाहिए इनको? आईआरएफसी में होल्ड करें। मुझे लगता है कि इसमें वापस आपको बाउंस बैक मिलेगा। अभी हालांकि अभी अभी एक सिनारियो ऐसा हुआ है कि हम मार्केट में जो करेक्शंस एक्सपेक्ट कर रहे थे और मार्केट में जिस हिसाब से फॉल आया, फॉल आ चुका है मार्केट में। अभी ये लेवल से मुझे लग रहा है जहां पे भी
आपके लॉन्ग टर्म के जो व्यूज है वहां पे जो जो स्टॉक्स को आपको एवरेज करने की व्यू है वहां पे एवरेज कर लेना चाहिए। आईआरएफसी में भी मैं 160 तक का बाउंस देख रहा हूँ, थोड़ा टाइम लग सकता है बट देन डेफिनेटली बाउंस है उसमें, बाउंस का वेट कर है इसमें। जी, एक हमारे दर्शक हैं वो पूछ रहे हैं भारत ग्लोबल डेवलपर्स लिमिटेड सर BGDL, इन्होंने 900 की रेंज में लिए हुए हैं, ये शेयर आज अपर सर्किट लगा हुआ है, वेरी इंटरेस्टिंग। कोई तो है जो कि प्रॉफिट कमा रहे हैं, 1098 रुपये पर ये शेयर चल रहा है सर, क्या करना चाहिए सर? प्रॉफिट ले लें या अभी रुकें? हाँ, मुझे लग रहा है एक बार प्रॉफिट ले लेना चाहिए। वॉल्यूम्स इतने स्ट्रांग नहीं है उसमें। अगर कम से कम 50% पार्शियल प्रॉफिट तो डेफिनेटली ले लेना चाहिए। और आज का जो भी लो है उसको एक बार स्टॉप लॉस के नजरिए से देख के पोजिशंस को, बाकी के बैलेंस को आप होल्ड कर सकते हो। जी, एक हमारे दर्शक हैं एस ठाकुर साहब, ये पूछ रहे हैं ट्रैक्सन, इनके इनके पास 1000 शेयर हैं, एवरेज प्राइस है इनका 100, लॉन्ग टर्म व्यू जानना चाहते हैं। आई थिंक मुझे लग रहा है कि ये पर्टिकुलर काउंटर में थोड़ा स्ट्रेंथ दिखता है। अगर लॉन्ग टर्म के नजरिए से अगर वो होल्ड कर सकते हो तो डेफिनेटली होल्ड करें, लेकिन जो इनका जो लॉन्ग टर्म का जो डेफिनेशन है मुझे लगता है कि साल भर से ज्यादा उनको होल्ड करना पड़ेगा। स्लोली इसका जो वीकली और मंथली के जो स्ट्रक्चर है इसमें मुझे लग रहा है यहाँ पे नया तेजी बन सकता है, तो पोजिशंस को होल्ड करें। जी, एक हमारे दर्शक हैं सुशील आनंद जी, ये पूछ रहे हैं ज्योति स्ट्रक्चर्स पर सर, इन्होंने 34 रुपये के कुछ शेयर लिए हैं, क्या करना चाहिए? नतीजे में देख रहा था ज्योति स्ट्रक्चर्स के अच्छे देखने के लिए मिले थे, लेकिन काउंटर थोड़ा सा चल चुका है, 8 रुपये से 40 रुपये तक पहुंचा, उसके बाद 34 रुपये 32 रुपये की रेंज पे अभी आ गया काउंटर, क्या करें सर? आई थिंक सपोर्ट्स के आसपास ट्रेड करें। 34 का जो रेट है वो आई थिंक वो जैसे कि आपने बताया 40 के लेवल से एक प्रॉफिट बुकिंग आया था, तो मुझे लग रहा है जो इसके जो लॉन्ग टर्म के जो चार्ट है वो ठीक ठाक है, जो पॉजिटिव है, तो मुझे लग रहा है सपोर्ट पे यहाँ से शायद और ज्यादा नहीं गिर सकता, एक या दो, एक दो रुपए आगे पीछे होगा। बट 34 का लेवल तो मुझे लगता है डेफिनेटली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो क्रॉस कर जाएगा, तो 40 के लेवल तो रीटेस्ट कर ही लेगा, तो होल्ड करना चाहिए। जी, एक हमारे दर्शक हैं वो सवाल पूछ रहे हैं सर वोडाफोन आइडिया पर, लेकिन वोडाफोन आइडिया हम डिस्कस कर चुके हैं सर, आज नतीजे भी हैं, तो आपका क्या मानना है सर? ऑन चार्ट्स कोई लेवल है, सपोर्ट लेवल इसके? सपोर्ट मुश्किल है बट मैं रेजिस्टेंस 10 रुपया देख रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि 10 रुपए के ऊपर ये सस्टेन कर सकता है। अगर बाई एनी चांस पुल बैक आता भी 10 रुपए के आसपास तो रेजिस्टेंस रहेगा, अगर नहीं, अगर इसको होल्ड करना पोर्टफोलियो में तो फिर एक बार 10 के आसपास पोजीशन हल्का कर लेना चाहिए। जी, एक हमारे दर्शक हैं हमारी संगीता कुमारी जी, वो क्रॉस पर राय मांग रही हैं, KROSS। क्रॉस, ओके। सो ओके, सो इस पे इतना क्लियर व्यू नहीं है, ट्रेंड इसका वीक है। सो हाल ही में जो भी करेक्शन आया था उसमें प्रॉफिट बुकिंग बोले या फिर उसमें डाउन ट्रेंड है, तो इतना मुश्किल है बताना। बट जिस हिसाब से इसका फॉर्मेशन है या फिर जो डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिला, तो जो पिछला जो 160 का लेवल है उसको तो पहले छूता हुआ नजर आ रहा है कि आने वाले दिनों में वो 160 को रीटेस्ट कर सकता है। सो थोड़ा नेगेटिव बायस रहेगा अकाउंट के तरफ। जी, शाबना सईद जी का सवाल है BPCL पर, इनके पास 349 रुपये के कुछ शेयर पड़े हुए हैं, शॉर्ट टर्म का व्यू है, क्या करें? होल्ड करें, और 300 का जो लेवल है वो काफी स्ट्रॉन्ग बेस है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अगर वो थोड़ा सा एवरेज करना तो एवरेज कर सकते हैं। इसमें एक शॉर्ट टर्म में वापस मैं इसमें बाउंस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 330 340 के आसपास, तो पोजिशंस को होल्ड करें, अगर एवरेज कर सकते तो 300 के आसपास इसमें थोड़ा क्वांटिटी फिर से ऐड किया जा सकता है। जी, अब हमारे साथ एक और ख़ास मेहमान जुड़ चुके हैं, हमारे साथ जुड़ी हैं सोनम श्रीवास्तव जी, स्मॉल केस मैनेजर एंड फाउंडर हैं फ्रॉम राइट रिसर्च। सोनम मैम, हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैम, पोर्टफोलियो आपके कैसे चल रहे हैं, क्लाइंट्स के कितने रेड हैं? रेट तो ज़रूर है, बट हमारा आज के मार्केट में हमारा फोकस थोड़ा डिफेंसिव स्टॉक्स और थोड़ा वैल्यू और क्वालिटी नेम्स पे आ गया है, इसलिए मार्केट से कम करेक्शन है, बट करेक्शन तो ज़रूर है। जी, वो डिफेंसिव स्टॉक कौन से हैं मैम? देखिए, हमें इस टाइम पे कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस में काफ़ी इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं। उसके जैसे
कई सारे नाम हैं उस स्पेस में, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट और इस तरह के नाम है। उसके अलावा हम अपना ई कॉमर्स स्पेस पे भी काफी पिकिंग हो रही है, कैपिटल मार्केट में भी कैम, सीडीएसएल के, फिनटेक, इस तरह के स्टॉक्स में अभी भी ओके। काफी स्ट्रॉन्ग रुझान दिख रहे हैं। तो हमारा फोकस काफी शिफ्ट हो गया है। एक साल पहले हम ज्यादा सिग्निकल नेम पे बेट कर रहे थे, बट आज थोड़ा सेफ डिप्लॉयमेंट हो रहा है। बिल्कुल, तो सेफ डिप्लॉयमेंट हो रहा है और मैम ने कुछ नाम बता दिए हैं। पोर्टफोलियो मैनेजर्स हैं, पोर्टफोलियो मैनेजर्स जनरली अपने शेयर्स बताते नहीं हैं, तो ये जो दर्शक सुन रहे हैं वो अपने ये नाम लिख लें, क्योंकि यहाँ पर पोर्टफोलियो मैनेजर्स शेयर्स में स्विच कर रहे हैं। सोना मैम, कुछ एक काउंटर में आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, लाइक टाटा स्टील, बिकॉज हमने देखा कि स्टील कंपनीज़ के नतीजे ख़राब एक्सपेक्टेड थे, लेकिन टाटा स्टील और सेल दोनों ने नतीजे तो ठीक दिए थे। JSW के नतीजे थोड़े वीक थे, एक्सपेक्टेशंस के इन लाइन ही थे। अब क्या करना चाहिए इन स्टील काउंटर्स पर? देखिए, स्टील काउंटर्स में इस टाइम पे मैं कहते हैं एक सेलेक्टिव टाइप की बाइंग कर सकते हैं। स्पेशली मेटल स्पेस में अगर आप देखें, सेल के रिजल्ट इतने अच्छे नहीं आए थे, बट उसके अलावा जैसे टाटा स्टील की आपने बात की, थोड़ा डोमेस्टिक आउटलुक उनका बेटर होते जा रहा है और लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ग्लोबल मार्केट में भी एक टर्न अराउंड आने वाला है, क्योंकि रेट कट्स आने वाले हैं। तो यहाँ पे जरूर एक फोकस रह सकता है। इस स्पेस में वेदांता का स्टॉक है जिसने काफी अच्छे नंबर दिखाए और बहुत ही स्ट्रॉन्ग आउटलुक था। आई थिंक वहां पे भी थोड़ा हम नजर रख सकते हैं। जी, हमारे एक दर्शक भी हैं, वो पूछ रहे हैं कि उन्होंने 455 के लिए हुए, तो मैम ये रखना चाहिए उन्हें अपने पोर्टफोलियो में? टाटा स्टील पे मुझे लगता है कि देखिए मैम गाइडेंस हो। वेदांता पर वो पूछ वेदांता रहे हैं। वेदांता जरूर, वेदांता देखिए, आई थिंक उनकी कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग भी होने वाली है, उनका डेट लेवल कम हो रहा है और नंबर्स काफी अच्छे आए थे उनके इस बार, तो मुझे लगता है जरूर उसको होल्ड कर सकते हैं। जी, एक हमारे दर्शक हैं तेज कुमार जी, वो पूछ रहे हैं वेदांता ही ग्रुप की दूसरी कंपनी ब्रिजेश सर, स्टरलाइट टेक का, इसमें क्या करें सर? रिजल्ट्स आए थे, काउंटर रिकवर होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अगेन मार्केट सेंटीमेंट में फंस गया। फिलहाल साइडवेज है, पोजीशंस होल्ड करें। हो सकता है कि एक बाउंस बैक मिल सकता है, बट देन वो टाइम फ्रेम बताना थोड़ा मुश्किल है। 130 तक, 130 135 का ट्रिगर है जहाँ पे उसको पहले इमीडिएट बेसिस पे एक रेजिस्टेंस है। अगर ये लेवल क्लियर कर जाता है तो इसमें हम नया पीजी की बात कर सकते हैं। फिलहाल साइडवेज है, बेचने की सलाह नहीं है, फिलहाल पोजीशन को होल्ड रखें। जी, राशिद अंसारी जी हैं, ब्रिजेश सर, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और मझगांव डॉक, इनमें पूछ रहे हैं कि फ्रेश एंट्री कर लें क्या? हाँ, डिफिकल्ट है ये बताना, बट ऑब्वियसली जब ये पूछ रहे थे, मेरा ये मानना है कि उनका पोजीशन ऑलरेडी होगा मार्केट में, इसलिए वो पूछ रहे हैं। सपोर्ट्स पे ट्रेड कर रहा है HAL, तो HAL पे आप करें। मजगांव पे फंडामेंटली तो नहीं है, व्यू नहीं है। 3500 के आसपास आता है तो फिर मजगांव पे हम सोच सकते हैं। HAL पे अगर उनका ऑलरेडी पोजीशन है, अगर वो एवरेज करना चाहते हैं तो एवरेज कर ले एक बार। जी, एक हमारे दर्शक हैं, वो पूछ रहे हैं बजाज फिनसर्व पर, जयपुर से हैं विशाल जी, 1775 के लिए हुए हैं, क्या करना चाहिए? सोना मैम, बजाज ग्रुप में बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, इन पर आपकी राय? देखिए, हमने एक अच्छी रिकवरी देखी थी इन काउंटर्स में, बट अभी के मार्केट करेक्शन में यहाँ पे भी एक करेक्शन होता दिख रहा है। देखिए, रेट कट का इन्वायरमेंट आता है तो यहाँ पे एक हमको अच्छा वापस से मे बी मूवमेंट दिख सकता है, बट इस टाइम पे थोड़ा कंसोलिडेशन ही हो रहा है मेरे ख्याल से। अगर आप फंडामेंटली इसका आउटलुक पूछेंगे तो जरूर फंडामेंटली अच्छा स्टॉक है, इस पे आप लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग कर सकते हैं। बट हाँ, यहाँ पे हमको डेटा ड्रिवन रहना पड़ेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन का नंबर बहुत ज्यादा आया था कल, और उसके बाद क्या रेट कट हमारे टाइम से आएंगे कि नहीं आएंगे, ग्लोबल मार्केट में जो हो रहा है उसका कैसा इम्पैक्ट पड़ेगा इन्फ्लेशन पे, आई थिंक उस पे काफी ये डिपेंड करेगा इस स्टॉक का मूवमेंट, तो हमें उसको देखना पड़ेगा। जी, पिंकू जी का सवाल है ग्रीव्स कॉटन पर, ब्रिजेश सर क्या लगता है 192 पर इनकी खरीद है, और टाटा पावर इन्होंने 460 के खरीदे हुए हैं, 6 मंथ्स तक होल्ड कर सकते हैं, क्या करें? तो ग्रीव्स पे अगर एवरेज कर सकते हैं 160 के आसपास, जो अभी जो करंट प्राइस 156 चल रहा है, तो आई थिंक ग्रीव्स पे एक बार एवरेज कर ले। और टाटा पावर की अगर बात करें तो फिर मुझे लग रहा है टाटा पावर भी 400 के आसपास ट्रेड करे, 200 दिन के मूविंग एवरेज पे आए, सपोर्ट्स पे आ चुका है काउंटर।
तो मुझे लग रहा है एक बार एवरेज कर लेना चाहिए दोनों ही काउंटर में। जी। एक हमारे दर्शक हैं राहुल अग्रवाल जी, लिख रहे हैं कि बिग फैन ऑफ Money9, लव फ्रॉम सिंगापुर। वेरी नाइस राहुल जी, थैंक यू वेरी मच। एंड पूछ रहे हैं कि व्हाट्स अ गुड एंट्री पॉइंट फॉर अदानी पावर एंड व्हाट्स अ लॉन्ग टर्म टारगेट। सोनम मैम, आप देखते हैं अदानी पावर को या अदानी ग्रुप के शेयर्स को? अदानी पावर पर आपका व्यू, या अदानी में कोई स्टॉक आपको अच्छा लग रहा हो तो? नहीं, बिल्कुल इस टाइम पे देखिए अदानी स्टॉक्स के नंबर्स भी अगर हम देखें तो काफी अच्छे आ रहे हैं। और ओके। पावर सेगमेंट की डिमांड बढ़ी हुई है, इवन दो वहाँ पे भी कुछ सप्लाई डिमांड के चांसेस होते रहते हैं। जैसे अभी रिसेंटली एक न्यूज आई थी कि बांग्लादेश में उन्होंने सप्लाई कम कर दी क्योंकि वहाँ पे उनको पेमेंट नहीं आ रहा था। तो अदानी स्टॉक इस टाइम पे हमारा वहाँ पे लुकआउट लगा हुआ है। फंडामेंटली काफी अच्छे नंबर्स आ रहे हैं और मेरे ख्याल से कुछ टाइम पे आप वहाँ पे एलोकेशन जरूर कर सकते हैं। बिल्कुल, तो अदानी ग्रुप में आप एलोकेशन कर सकते हैं राहुल जी। सुमित साहा जी का सवाल है, ब्रिजेश सर, ऑटो स्टॉक्स और कितना नीचे जाएंगे, स्पेशली टाटा मोटर? इसमें कुछ लगता है कि फ्रेश एंट्री के लेवल्स बन गए हैं? अगर मैं टेक्निकली देखूं तो 900 के लेवल से था जहां से फ्रेश ब्रेकडाउन आया है उसमें। हालांकि टाटा मोटर्स हमारा दिवाली पिक भी है। ये बताना थोड़ा मुश्किल होगा कि यहाँ से कितना ही जा सकता है, बट देन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है 800 से 850 750 का जो लेवल है, ये हम कहीं ना कहीं ये रेंज है जहाँ पे ये आइसोलेट करेगा और यहाँ से मैक्सिमम 760 750 के आसपास शायद ये रुक सकता है या फिर शायद नहीं भी आए। तो ऑन द वे अप अगर 820 830 के ऊपर फिर से चलना चालू करेगा तो फिर मुझे लगता है कि फिर ये अब जो रिसेंटली जो भी लो बना है वो शायद बेस भी बन जाए। मुझे लग रहा है काफी अच्छे लेवल्स पे मिल रहे हैं। टाइमिंग का ना थोड़ा मुश्किल है, बट देन मुझे लग रहा है ये परफेक्ट लेवल है जहाँ पे वापस लॉन्ग टर्म के नजरिए से इसको होल्ड करना बाय करना चाहिए। जी। AK सेन साहब हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। सेन साहब नमस्कार सर, पूछिए अपना सवाल। ये गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, ये मैं 2600 में लिया था, थोड़ा हाई में ले लिया। ओके। फिर अभी वो तो 1495 में उतर आया। तो मेरा इन्वेस्टमेंट पीरियड लॉन्ग टर्म है, मीन्स अप टू 1 ईयर। तो ये 150 शेयर्स है, तो पूछना ये था कि अभी क्या स्ट्रेटेजी होगा। बिल्कुल, काफ़ी नुकसान हो रहा है, 1200 रुपये, ऑलमोस्ट हाफ होने वाला है ये शेयर आपकी खरीद से। ब्रिजेश सर क्या करें, ये तो हाफ ऑलमोस्ट इनकी बाय लेवल से हो गया। सर कोई लेवल है जो कि एवरेज कर सकें या अभी रुके रहें, क्या करें? फिलहाल तो ये नीचे की तरफ लोअर टॉप लोअर बॉटम स्ट्रक्चर बना रहा है और जो जो ब्रेकडाउन आया था 1515 जो कि 200 दिन का मूविंग एवरेज है। सो अगर मुझे टेक्निकली अगर इसमें कुछ एवरेजिंग भी करना है या फिर कुछ नया तेजी देखना है तो मुझे पहले इसको 1510 1515 के ऊपर एक वीकली क्लोज चाहिए। वो जब होगा तब मैं पहले सोचना चालू करूंगा कि अभी मैं इसमें कुछ एंट्री कर सकता हूँ कि नहीं करता। वो होगा क्या नॉर्मली कि इसमें अगर बाउंस आता है तो 1500 पे रेजिस्ट करेगा ऑन द वे अप। सो फिलहाल डाउन ट्रेंड में है, अभी आप ऑलरेडी पोजिशन आपने ले लिया मार्केट में तो आप फिलहाल होल्ड करें या फिर किसी और में शिफ्ट करना वो कर सकते हैं। एज ऑफ नाउ ये JRRC 1510 के आसपास पहले रजिस्ट करेगा। अगर ये हो रहा है तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है एक बार आप वहां पे रिव्यू करें और हो सके तो वहां पे अपना पोजीशन एक बार शिफ्ट कर लीजिए। जी। सोनम मैम, आपने वेदांता के बारे में बताया था, वो दर्शक पूछ रहे हैं कि मैम इन लेवल्स पे मैं एवरेज कर लूं क्या? जरूर देखिए, वेदांता का स्टॉक FY25 तक काफी स्ट्रॉन्ग आउटलुक है, तो आप अगर एवरेज करना चाहें तो आप जरूर कर सकते हैं। जी। जहांगीर मोहित जी का सवाल है BEL और गेल पर। ब्रिजेश सर क्या करें इन दोनों ही शेयरों पर? BEL पे आप पोजीशंस बना लीजिए। 2-3 दिन में एक थोड़ा सा करेक्शन आया लेकिन मेरा ऑब्जर्वेशन ऐसा था कि BEL में जो 300 के जो लेवल थे वहां पे काफी अच्छा नया पोजीशंस ऐड हुआ है। मार्केट में जो वीकनेस है उसके चलते थोड़ा सा ये अभी 10-15 रुपए नीचे आया है। बट देन मेरा ये मानना है कि ऑन इमीडिएट बेसिस जैसे ही मार्केट सेटल होता है BEL विल बी द वन स्टॉक जिसमें आपको इमीडिएट बाउंस देखने को मिल सकता है। और BEL को जैसे ही आप कंफर्मेशन का जो पॉइंट है वो 300 का है एक बार और ये अच्छे रेट्स पे मिल रहा है 285 के आसपास फिर से अभी आज ये फॉलिंग मार्केट में मिल रहा है।
300 के ऊपर जैसे ही चलना चालू होगा 15-20% का मूव मैं बीईएल में देख रहा हूँ, तो एक शॉर्ट टर्म बेट के नजरिए से बीईएल एक काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी रहेगा। जी, ज्योति रंजन राज जी का सवाल है, आइनॉक्स विंड और कोल इंडिया और आईओसी वैसे तीन काउंटर्स पर है, लेकिन सोना मैम मैं आपसे आइनॉक्स विंड और कोल पर पूछना चाहूँगा क्योंकि ये अमेरिकन पॉलिटिक्स से काफ़ी जुड़े हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, उनके मैनिफेस्टो में था कि वो रिन्यूएबल एनर्जी पर तो फोकस करेंगे नहीं, और जो कोल है, क्रूड ऑयल है, उसके माइनिंग या उनके एक्सप्लोरेशन पर ज़्यादा ध्यान देंगे। हम देख रहे हैं कि जितने भी ये जो रिन्यूएबल एनर्जी के शेयर हैं उस दिन से पिट रहे हैं, आइनॉक्स विंड, सुजलॉन, वारी एनर्जी, सारे ही पिट रहे हैं। क्या करें आइनॉक्स विंड पर और कोल इंडिया पर? देखिए, आइनॉक्स विंड पे जैसे आपने बोला कि डोनाल्ड ट्रम्प के आने के बाद रिन्यूएबल्स पे थोड़ा फोकस कम हो रहा है, बट फिर भी आई थिंक इंडियन गवर्नमेंट का एम जो है काफी स्ट्रांग है, उनको ग्रीन एनर्जी पे वो फोकस बना हुआ है और बहुत ही कम काउंटर्स हैं इस स्पेस में। और जैसे आपने बोला कि कोल इंडिया भी उतना ही करेक्ट हो रहा है जितना जितना आइनॉक्स विंड करेक्ट हो रहा है इस टाइम पे, तो मेरे ख्याल से ये थोड़ा ब्रॉडर मार्केट का इम्प्लीकेशन है रादर देन डोनाल्ड ट्रम्प का इम्प्लीकेशन। तो मुझे लगता है कि आप सेलेक्टिवली ग्रीन एनर्जी पे अभी भी फोकस बनाए रख सकते हैं, बट हाँ, आपको थोड़ा यू हैव टू बी अवेयर कि अभी ग्लोबल मार्केट से कैसे सिग्नल आ रहे हैं वहाँ पे। जी ब्रिजेश सर, स्विगी आज लिस्ट तो हो गया है और ऐसे खराब बाजार में भी ये 13% ऊपर है सर, इस पर बाइंग ऑर्डर देना चाहिए इस काउंटर पर या नहीं? मैं शायद अवॉइड करूंगा, इस पे हम फ्रेश बाइंग नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है कि जो है वो होल्ड कर सकते हैं, थोड़ा रुक जाते हैं, और मुझे लगता है सेटल होने के बाद वापस एक कॉस्ट पे आने की उम्मीद है, ऐसा मुझे लग रहा है शायद। सो हम क्लाइंट्स को फिलहाल उसमें नए पोजिशंस बनाने की सलाह नहीं दे रहे। नई पोजीशन की सलाह नहीं दे रहे हैं। सोनम मैम, आप कैसे देख रहे हैं, जिन्होंने आईपीओ में इसमें पैसा लगाया था वो क्या प्रॉफिट बुक करें, या आज चूंकि 13% बढ़ा हुआ है तो प्रॉफिट बुक कर लें या रखें, क्या करें मैम? देखिए, ये कंपनी एक बहुत ही बड़ी कंपनी है, आई थिंक 90,000 करोड़ के मार्केट कैप पे लिस्ट हो रही है, और ये जो जहाँ पे जोमेटो की मोनोपोली बनी हुई थी आपके फूड डिलीवरी और क्विक कॉमर्स वाले सेगमेंट में, वहाँ पे एक नया एंट्रेंट आया है, तो आई थिंक कंपटीशन बढ़ेगा इस कंपनी के। आई थिंक फंडामेंटली जोमेटो बेहतर पिक होगा स्विगी कंपैरिजन पे, बट क्योंकि एक बहुत बड़ी ब्रांड है, आई थिंक वहाँ पे आज के दिन जैसे दिख रहा है कि लोगों का काफी इंटरेस्ट बना हुआ है, तो मेरे ख्याल से हम अगर आप इस स्टॉक को होल्ड करना चाहें तो अगले कुछ नतीजों तक आप इसको होल्ड कर सकते हैं, बट आई थिंक जो मूवमेंट है वो आगे जाके कैसे कंपनी डिलीवर कर रही है अपनी प्रॉफिटेबिलिटी पे, उस पर ही डिपेंड करेगा। तो मैम आउटलुक मतलब किस बेसिस पर रखें, ये कि इनका जोमेटो से कंपैरिजन करते रहें कि जोमेटो किस लेवल पर चल रहा है तो उसके हिसाब से स्विगी को देखें, या हम इस तरह से देखें कि ये एक बहुत बड़ा इंडिया का मार्केट है, उसमें दो प्लेयर हैं और उसमें एक के पास 55% मार्केट शेयर है जोमेटो के पास, स्विगी के पास 45% मार्केट शेयर है, तो स्विगी को किस तरह से सोचना पड़ेगा अब? नहीं, बिल्कुल जैसे आपने बोला कि ये एक बहुत ही इमर्जिंग इंडस्ट्री बन के आ रही है क्विक कॉमर्स और फूड डिलीवरी वाली, और जहाँ पे इस कंपनी का 45% मार्केट शेयर है और जोमेटो ने यहाँ पे बहुत ही अच्छे एक टर्न अराउंड स्टोरी बना के दी है। आई थिंक इन्वेस्टर का फेवरेट स्टॉक रहा है काफी टाइम से, तो यहाँ पे आई थिंक स्विगी एक इंटरेस्टिंग एंट्रेंट है। और जैसे हमने बात की शुरुआत में कि इस टाइम पे कुछ डिफेंसिव थीम्स ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं, और आज के मार्केट में जैसे हम देख रहे हैं कि क्विक कॉमर्स ही चल रहा है इंस्टेड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग, तो मेरे ख्याल से उस हिसाब से भी एक अच्छा स्टॉक रहेगा यहाँ पे। ओके